आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम अध्ययन करेंगे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के प्रभाव का एग्रीकल्चर के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर और बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाइवर्सिफाइड एरिया में, मतलब विस्तृत क्षेत्रों में हम लोगों ने इस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट आया उसे हमने देखा है। अब हम इसको एक कॉन्साइज फॉर्म में, एक संक्षिप्त रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस पॉलिसी से एग्रीकल्चर सेक्टर में वास्तविक तौर पर क्या क्या प्रभाव पड़े और उसने एग्रीकल्चर पर क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो यहाँ पर हम दोनों ही पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव क्या होगा और निगेटिव क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो 1991 की पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को हम लोग एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें उसका एक पहलू था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम यानी एसएपी, और दूसरा जो पहलू था वो था उसका टेम्पोररी प्रोग्राम। तो टेम्पोररी मतलब जो उस समय सुधार करने की जरूरत थी, तो वो हिस्सा जो था वो उसका टेम्पोररी हिस्सा था, जो तत्काल, जैसे बजट घाटा था उसको कम करना, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति करना, तात्कालिक रूप से कर्ज लेकर के उसे पूरा करना, वो सब तात्कालिक इमीडिएट इम्पैक्ट था। लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए उस कार्यक्रम को कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, एसएपी। अब इस एसएपी के तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए, और चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ का बहुत ज्यादा प्रभाव उस समय भारत पर पड़ने लगा था, क्योंकि हम लोगों ने जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से काफी कर्ज भी लिया था, और डब्ल्यूटीओ जो है वो 1995 में जब अस्तित्व में आया 1995, 1 जनवरी 1995 को, तो उसने भी अपना प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मकसद ही यही था कि आयात निर्यात, जो विभिन्न देशों के बीच जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को कम करना, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, देशों के बीच व्यापार से संबंधित जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम करना। तो डब्ल्यूटीओ का मकसद भी यही था। तो डब्ल्यूटीओ ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला, और उसी के तहत नीतियों में बदलाव भी लाना पड़ी। जैसे देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी लानी पड़ी। एक इम्पैक्ट तो सीधा यही आया कि अगर विदेशों से कोई चीज मंगाना है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, तो अगर आप मंगाते थे तो पहले उस पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होता था, जिसके कारण कृषि वस्तुओं का आयात बहुत कम होता था, या कृषि मशीनरी का आयात भी बहुत कम होता था, या कृषि से संबंधित जैसे फर्टिलाइजर हो गया या कोई ऐसी मशीनरी, एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, बहुत कम आयात होते थे और बहुत महंगे होते थे। इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस्ड यानी कम कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर अलाउड इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब ये एक चेंज और आया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपन ने लाया था, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपन ने डेवलप किया था। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री के सेक्टर में अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आने लगी, जिसमें विदेशी प्राइवेट इंडस्ट्री भी आई और देसी प्राइवेट इंडस्ट्री भी आई। तो बड़ी संख्या में प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा देखिए, सब्सिडी जो था इसको कम करने का बहुत दबाव था भारत सरकार के ऊपर। सब्सिडी के कारण क्या हो रहा था कि भारत का बजट घाटा, बजट डेफिसिट जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था। तो आईएमएफ और बाद में डब्ल्यूटीओ ने भी सब्सिडी को कर्टेल करने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत की और धीरे धीरे इसे कम करने के लिए तैयार किया, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के मीटिंग्स में इन सब चीजों पे चर्चा होती थी। तो सब्सिडी को कम करने की बात भी की गई, और भारत सरकार ने भी तय किया कि अब हम धीरे धीरे सब्सिडी को कम करेंगे। तो सब्सिडी भी कम किया, और उसका इम्पैक्ट भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर आएगा।
अब ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर धीरे धीरे आना शुरू हुआ। तो आप देखिए, अब एक और चेंज आया कि भाई प्राइवेट इंडस्ट्री आई, निजी उद्योग आए, सरकार की नीतियां जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है लिबरल हुई। तो देखिए एक बड़ा चेंज आया कि किसानों को उन क्रॉप्स को उपजाने के लिए प्रेरित किया गया जो कि एक्सपोर्ट किए जा सकते थे। ऐसे क्रॉप्स जो एक्सपोर्ट किए जा सकते थे, उनको उनके उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। यानी हाई वैल्यू जो एग्रीकल्चर थे, जिसके बारे में हमने आपको कुछ इससे पहले के वीडियोस में विस्तृत रूप से बताया है कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे जो लोगों की जो इनकम अगर बढ़ी तो उस इनकम के बढ़ने के कारण उनके फूड बास्केट में कैसे चेंज आया और उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर कैसे आया, और दूसरी तरफ जो पॉलिसीज में चेंज हो रहे थे वो भी एग्रीकल्चर को प्रभावित कर रहा था। तो हमने ये देखा कि कई बहुत बड़े पैमाने पर जो जमीन थी, जो लैंड थी, जिसमें पहले हम सिर्फ कंज्यूमेबल गुड्स यानी हमारे देश में भोजन के लिए हम अनाज उपजाते थे, अब उन अनाजों को उपजाना शुरू किया या ऐसी चीजों को उपजाना शुरू किया जिनको हम निर्यात कर सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये एक चेंज आया। तो सेवरल मिलियंस लैंड कवर्ड टू एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स, लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी में, एग्रीकल्चर का जो जीडीपी था उसमें कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ। तो एग्रीकल्चर अगर टोटल जीडीपी में देखेंगे तो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर की जो स्थिति थी ग्रोथ की, ओनली इन ग्रोथ, भाई बाकी सेक्टर में 10%, 11%, 9%, 12% तक ग्रोथ आ रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ केवल 1% का रहा। 2002 से 2005 तक का आंकड़ा आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ जो है वो केवल 1% का रहा, मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हो पाया, जबकि हम बहुत सारे चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे थे। इसके पीछे कुछ कारण होंगे जिस पे आगे बात करेंगे। इसके अलावा देखिए अब क्या हुआ कि अब सरकार के ऊपर ये दबाव था कि आप सब्सिडी को कम करिए, बैंक को क्रेडिट सब्सिडी को कम कर दीजिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम कर दीजिए, इरिगेशन सब्सिडी को कम कर दीजिए। ऐसे सब्सिडी को कम करने का दबाव था तो सरकार ने किया भी। जो बैंकों के द्वारा जो कंसेशनल लोन दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, जो विभिन्न प्रकार की जो सरकार के द्वारा सब्सिडीज दी जाती थी वो भी कम कर दिए गए। अब इन सब्सिडीज को कम करने के कारण क्या हुआ कि किसानों की जो जरूरतें थी वो तो जस की तस बनी हुई थी, उसमें तो कोई कमी नहीं आई, और सब्सिडी जो मिल रहा था वो भी कम हो गया। बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जा रहा था तो बैंकों का एनपीए ना बढ़े, तो सरकार ने थोड़ी नीतियों को कठोर बना करके बैंकों को भी इंस्ट्रक्ट किया कि आप ऐसे कर्ज मत दीजिए जो एनपीए हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाए। तो बैंकों ने भी कर्ज देना कम कर दिया। तो ये जो टाइट पोजीशन बनी, इसके कारण किसानों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कर्ज लेना शुरू किया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार होते हैं, बनिया होते हैं, या जो व्यापारी होते हैं, उनसे कर्ज लेना शुरू किया, और उसका जो ब्याज दर था वो ज्यादा था। अब देखिए ये उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई। हम चाहते थे कि सुधार हो, लेकिन यहां गड़बड़ी शुरू हो गई। अब वो जो किसान जो पहले बैंक से कर्ज लेकर के या सब्सिडी के आधार पर खेती करते थे, जिससे कि ठीक है सरकार के खजाने को नुकसान हो जाता था, बैंकों का एनपीए बढ़ जाता था, लेकिन एग्रीकल्चर के सेक्टर में थोड़ी स्थिति राहत वाली हो जाती थी। लेकिन अब जब ऑर्गेनाइज सेक्टर से कर्ज लेना शुरू किया तो दूसरा नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे किसान भारी ब्याज दर पर कर्ज लेने लगे और उसे वापस समय पर नहीं कर पाए। तो ये बैंकों जैसा तो एनपीए होने वाला नहीं था, जिसके कारण अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत ज्यादा दबाव किसानों पर पड़ने लगा, और जिसके कारण आत्महत्या की दर किसानों में बढ़ गई, जिसकी बहुत चर्चा भी होती रही है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या। तो उसके पीछे के ये बेसिक रीजंस हैं
कि क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि उनका कर्ज का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसके कारण से जो है प्रभावित होने लगी। उनकी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठा और सम्मान का बड़ा महत्व रहता है, तो जब उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान पर आंच आने लगी तो उनमें से कई ऐसे किसान हुए जो आत्महत्या करने लगे, क्योंकि वो उस अपमान को समझ नहीं पा रहे थे, या उस अपमान का जो है उस अपमान को जो उनका होता था ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो इसके कारण से समस्या खड़ी हो गई और बहुत से किसान आत्महत्या करने लगे। तो ये एक चेंज आया है जो आपका 1991 की जो ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन इंपैक्ट आया, इससे रिलेटेड है। और भी चीजें हुई, अब इसमें से कुछ अच्छी भी हुई, कुछ बुरी भी हुई। तो मैंने यहाँ पर एक पहलू बताया जो थोड़ा नकारात्मक था। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग भी हुआ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चरिंग किया गया, ये भी एक इम्पैक्ट है। इसमें पहले जो था ये केवल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबके लिए कॉमन हुआ करता था। फिर एक फेज ऐसा आया कि उसमें भी दो हिस्से बना दिए गए। बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको थोड़ा ज्यादा अनाज दिया जाएगा महीने में एक बार, और अबव पॉवर्टी लाइन एपीएल, मतलब एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर आय है, जैसे जनरली पुराने आंकड़ों के मुताबिक वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी सामान्य तौर पर आय 1 लाख या उससे सालाना ज्यादा थी, उनको एपीएल के अंतर्गत रखा गया। इसमें चेंजेस होते रहे वक्त के साथ, मैंने एक आंकड़ा आपको बताया है। तो बीपीएल और एपीएल में बदल दिया गया, तो उसके कारण से भी जो है कुछ लोग जो एपीएल में चले गए उनको मान लिया गया कि भाई इनको अनाज की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, और उनका अनाज जो दिया जाता था सब्सिडाइज रेट पे वो भी कम हो गया। ये इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का, बीपीएल एपीएल। फिर देखा गया कि भाई अब इनमें बीपीएल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नीडी है, तो फिर एक और कैटेगरी बना दी गई, उसे कहा गया अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय यानी उनमें भी जो सबसे अंत में है, जो सबसे ज्यादा गरीब है, जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, तो उसे एवाई के अंतर्गत रखा गया। तो ये चेंज जो है ये भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। और देखिए क्या चेंज होता है। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसा कि मैंने बताया, हाई वैल्यू क्रॉप्स, वेजिटेबल का उत्पादन शुरू हुआ, फ्रूट्स का महत्व बढ़ गया, फ्लावर का प्रोडक्शन शुरू हुआ, ऐसे कैश क्रॉप ज्यादा प्रोड्यूस किए जाने लगे जिन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता था, जैसे चाय हुआ, कॉफी हुआ, टोबैको हुआ। इन सब चीजों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई, ज्यादा लैंड को कवर करने की कोशिश की गई। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे इंडस्ट्री भी आ चुके थे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज आए, चाहे वो देसी थे या विदेशी, उन लोगों ने किसानों के साथ समझौता करना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया कि आप जो है हमें क्रॉप में ये चीज पहुंचाइए, ये दीजिए हमें, हमारे क्रॉप के लिए जरूरी है। अगर हमने कोई इंडस्ट्री खोली है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पर टोमेटो सॉस बनाया जाता है, या आलू के चिप्स बनाए जाते हैं, या मान लीजिए बिस्कुट बनाए जाते हैं, गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं पर जो है फ्रूट जूस तैयार किए जाते हैं, तो उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब शुरू हुई तो उन किसानों को इसका ज्यादा लाभ हुआ जिनके पास बड़े बड़े फार्म हुआ करते थे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फार्म कॉन्ट्रैक्ट। जिनके पास ज्यादा एकड़ जमीन थी तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने में ज्यादा सफल रहे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा उन किसानों को ज्यादा मिला जो थोड़े ज्यादा जमीन जिनके पास होती थी, जिनके पास खेती करने के आधुनिक तरीके मौजूद होते थे, लेकिन वो किसान जो छोटे थे, मार्जिनल थे, स्मॉल फार्मर्स थे, 2-2.5 एकड़ की जमीन जिनके पास होती थी, उन लोगों को ज्यादा इससे फायदा नहीं हो पाया। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आना और कुछ किसानों तक इनकी पहुंच पाया जाना, यह भी अपने आप में एलपीजी का प्रभाव माना जा सकता है। एक और चेंज आया, देखिए आप, कि जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ तो इसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में एक चेंज की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि देखिए एक तरफ इंडस्ट्रीज जो है उनकी संख्या बढ़ने लगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका प्रभाव बढ़ने लगा। तो आप देखेंगे कि जीडीपी में
एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है धीरे धीरे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कम होने लगा और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा। सर्विस सेक्टर मतलब हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब जो सर्विस सेक्टर थे इन सब का महत्व बढ़ने लगा। इवन ये बढ़ते बढ़ते 55, 53, 54% तक पहुंच गया सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था या सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, ये लगभग 28, 28, 27, 25 इतने इसके आसपास बना रहा। और एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं हो पाया, वो लगभग 15%, 16%, 14% इसके आसपास घूमता रहा। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन वो चेंजेस सर्विस सेक्टर में ज्यादा आए या थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया। तो हुआ ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बहुत सारे लोगों के पास जो रोजगार था या जो इंस्ट्रूमेंट के आ जाने से यानी टेक्नोलॉजी के आ जाने से या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आ जाने से, उनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार होने लगे। कृषि क्षेत्र में जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र था वो क्षेत्र वहां से चेंज होने लगा और वो कहां पहुंच गया? इंडस्ट्री के लिए। तो बहुत सारे जो लोग जो कृषि क्षेत्र में रोजगार में थे, इन्वॉल्व थे, अब जब बदलाव आया तो टूरिज्म सेक्टर में चेंजेस आ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चेंजेस आ रहे थे। तो एम्प्लॉयमेंट का एरिया जो है वो एग्रीकल्चर से चेंज होकर के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ओर चला गया। तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन उस अनएम्प्लॉयमेंट की जो खपत थी ये दूसरे यानी अर्बन सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में होने लगा। तो ये जो एक चेंजेस हैं इकोनॉमी में, ये एक बड़ा चेंज माना जा सकता है खासकर एम्प्लॉयमेंट में। अब और आगे देखेंगे आप, अगर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। अब चूंकि इंडस्ट्रीज लगाना ये इस पॉलिसी का हिस्सा था, क्योंकि डी लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लिबरलाइजेशन क्योंकि सरकार की नीतियां उदार हो चुकी थी, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर थे, सरकार के सेक्टर थे, उसकी जगह पे अब जो है विदेशी या विदेशी निजी क्षेत्र आ सकते थे। तो ये सब तो आप विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं, पुराने वीडियोस में आप देखेंगे तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको बता दिया और समझाया गया है। तो आप देखिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देने, उनको बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 बनाया। अब इस एक्ट का क्या मकसद था? तो उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराना, उद्योगों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना, उद्योग लगाने के लिए उनको प्रेरित करना, मोटिवेट देम टू इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज, एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज। जो विदेशी कंपनियां थी उनको भी और जो देसी कंपनियां थी उनको भी ऐसे एरियाज बना देना जहां पर इंडस्ट्री लगाए जा सके, और वो उन इंडस्ट्रीज को सरकार अलग अलग तरह की सब्सिडीज देती थी। अब एक तरफ जहां किसानों की तरफ से सब्सिडी कम हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज थी उनकी सब्सिडी अलग अलग तरीकों से बढ़ती जा रही थी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, अब इसके लिए तो चाहिए जमीन, लैंड चाहिए। तो जमीन कहां से आएगा? तो देखिए, किसानों से उन्होंने जमीन लेना शुरू किया। बहुत सारे जगहों पर ऐसी जमीनें किसानों से ली गई, है ना। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, किसानों को थोड़ा प्रलोभन भी दिया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग उसमें जो है वो हावी होते इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें ज्यादा हावी होने लगे कि भाई इंडस्ट्री लगाना है तो हमें जमीन चाहिए, और सरकार भी उनको सपोर्ट करने लगी क्योंकि वो हमारी एलपीजी पॉलिसी का हिस्सा था कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर भले ही कम हो जाए लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री ज्यादा लगना चाहिए। दिस वाज द पार्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी। तो जमीन चाहिए तो किसानों से जमीन ली जाने लगी। अब इसमें गलतियां होने लगी, जो जमीन ली जाती थी उसमें बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो बहुत प्रोडक्टिव जमीनें थी, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, है ना, और उत्तर प्रदेश में और भी कई क्षेत्रों देश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसी जमीनों का अधिग्रहण हरियाणा में
पंजाब में ऐसी जमीनें सरकार लेने लगी और उनका अधिग्रहण करके उद्योगपतियों को देने लगी, जो कि बड़ी उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। अब इसको लेकर के जो पर्यावरणविद थे या किसान समर्थक जो लोग थे, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। वो आंदोलन हुआ, मूवमेंट शुरू हो गया। और पश्चिम बंगाल के आंदोलन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो नंदीग्राम का आंदोलन था, जो नैनो इंडस्ट्री जो लगाई गई थी, उसको लेकर के टाटा के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो किसानों और उद्योगपतियों के बीच, और सरकार भी उसमें शामिल हो गई। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं इस एसीजेड पॉलिसी एक्ट 2005 और कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी से ही जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो एसीजेड पॉलिसी थी, उसने भी इंडियन फार्मर्स के जो उनकी जो खेती के तरीके थे उस पर उन्होंने इम्पैक्ट डाला। लेकिन बाद में फिर चेंजेस की, गवर्नमेंट ने कई लैंड पॉलिसीज बनाई बाद में, जैसे लैंड लीज एक्ट 2016, बाद में काफी चेंजेस हुए पॉलिसीज में, लेकिन काफी समय तक इसको लेकर के डिस्प्यूट चलता रहा। अब देखिए आप कि ये जो पॉलिसी थी एलपीजी, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो गए। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को क्या चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए। भाई अगर बिस्कुट बनाना है तो व्हीट चाहिए, अगर आपको जूसेस बनाना है तो फ्रूट चाहिए, अगर आपको चिप्स बनाना है तो पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनी। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेट फार्मिंग को इनकरेज किया। कॉर्पोरेट फार्मिंग मतलब हुआ कि जो कॉर्पोरेट थे, यानी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने अपने तरीके से खेती करना शुरू किया। उन्होंने लीज पे खेती ले ली, खेत ले लिया किसानों से, उनको पैसा दे दिया और फिर खुद खेती शुरू की। और जिस तरह का क्रॉप चाहिए उनको, उसी तरह का क्रॉप उन्होंने उपजाना शुरू किया। अगर उन्हें बड़े साइज का आलू चाहिए, या अगर उन्हें ऐसा टमाटर चाहिए जो कि ज्यादा लंबे समय तक खराब ना हो, या ऐसा आलू चाहिए जो जिसकी क्वालिटी कुछ अलग हटके हो, उसके लिए उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, नई नई टेक्निक उन्होंने शुरू की, अलग अलग किस्म के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने शुरू किए, और इसमें बहुत सी विदेशी कंपनियों ने भी भागीदारी करने की। तो ये भी एक बड़ा चेंज आया इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉर्पोरेट फार्मिंग वाज आल्सो एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसमें बढ़ावा भी दिया। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ये इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसे भी कानूनी मदद भी और साथ ही साथ सरकार का प्रोत्साहन यानी एनकरेजमेंट भी दिया गया। तो इन सब चीजों से ये हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग आ रहा है, तो बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। और टेक्नोलॉजी जब यूज होता है तो कम लोग से ज्यादा उत्पादन होने लगा। जो छोटे किसान थे वो तो खैर उसमें ज्यादा भागीदारी कर भी नहीं पा रहे थे, बड़े किसानों वाला जो सेक्टर था उनमें इसका प्रभाव ज्यादा हुआ। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा एरिया था, वहां पर अब एम्प्लॉयमेंट में जो है बढ़ोतरी के बजाय डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, यानी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होने के बजाय डिक्लाइन यानी कि घटना शुरू किया। तो एक आंकड़ा है जो 1993-94 से 2004-2005 के बीच में है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO का ये आंकड़ा है। वो ये आंकड़ा इकट्ठा करने का ही काम करते हैं NSSO। तो देखिए एक छोटा सा आंकड़ा हम बताते हैं, 1000 लोगों पर ये आंकड़ा उन्होंने उस समय ये देखा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है 1000 लोगों में से 679 लोग काम करते थे। सर्विस सेक्टर में, रूरल एरिया में 241 लोग काम करते थे। और इंडस्ट्रियल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसमें 80 लोग काम करते थे। ये रूरल एरिया से संबंधित था, मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर कृषि का क्षेत्र ज्यादा था। 1993-1994 से लेकर 2004-2005 तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें
एग्रीकल्चर सेक्टर में 679, सर्विस सेक्टर में 241 और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 80 लोग काम करते थे। लेकिन अर्बन एरियाज में देखिए ये आंकड़ा अलग हो जाता है। अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल 75 लोग, इसके अलावा सर्विस सेक्टर में 683 लोग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 242 लोग काम करते थे। यानी अर्बन एरिया में ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में काम करते थे, जबकि रूरल एरिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। तो यही जो चेंजेस हैं वक्त के साथ, जैसे जैसे सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग डाइवर्ट होके कहां जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर की ओर, या फिर डाइवर्ट होकर कहां जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर। तो ये एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्शन में भी एक चेंज आया और एग्रीकल्चर सेक्टर इससे प्रभावित हुआ। इस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया या लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया जो भारत में शुरू हुई, उसके कारण भारत में कल्टीवेशन ऑफ फूड, यानी कल्टीवेशन जो था, मतलब जो खेती करने का जो पैटर्न था, उसमें भी बदलाव आया। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है, तो कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज्ड। फूड ग्रेन यानी जो अनाज की जो खेती होती थी ना, वो कम हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसी चीजों की खेती बढ़ी जिसको या तो एक्सपोर्ट किया जा सकता था या फिर जो इंडस्ट्री में ज्यादा यूज हो सकते थे, जिससे किसानों को सीधा सीधा लाभ मिल सकता था। तो देखिए यहां पर फूड ग्रेन का मैंने आंकड़ा बताया है कि 2010-11 में जहां पर फूड ग्रेन का उत्पादन 1267.65 लाख हेक्टेयर पर होता था, 1267.65 लाख हेक्टेयर पर होता था। वहीं 2011-12 में यह घटकर हो गया 1254.92 लाख हेक्टेयर, यानी कि लगभग 13 लाख हेक्टेयर जो फूड ग्रेन उत्पादित करने वाली जो जमीनें थी वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो गई। तो किस किस चीज में कन्वर्ट हुई होगी, या तो देखिए वो लैंड, ये जो है लैंड लीज पे दे दिया गया, जिसमें इंडस्ट्री लगाने की बात की गई या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की गई, या फिर वो क्रॉप कैश क्रॉप के लिए रिजर्व हो गया, कैश क्रॉप के लिए चला गया, या फिर ऐसा हुआ कि उनमें जो हाई वैल्यू फूड यानी कि ज्यादा कीमती वाला जो सामान था जिसे एक्सपोर्ट किया जा सकता था, उसका उत्पादन शुरू हुआ। तो फूड ग्रेन वाला एरिया कम हो गया, कैश क्रॉप वाला और हाई वैल्यू फूड वाला एरिया बढ़ने लगा। तो दिस वाज आल्सो द चेंज ड्यू टू द एलपीजी ऑन एग्रीकल्चर। और यहां पर वही चीज है, डिमांड ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप आल्सो इंक्रीज। जो हाई वैल्यू क्रॉप था वो इंक्रीज हो गया। जो ट्रेडिशनल क्रॉप पैटर्न था हमारा, ट्रेडिशनल क्रॉप पैटर्न क्या था कि चावल का उत्पादन करते थे, गेहूं का उत्पादन करते थे, है ना, गन्ने का उत्पादन करते थे, या इस तरह से जो मोटे अनाज जो सीरियल्स होते थे, ज्वार बाजरा, इन सब चीजों का उत्पादन करते थे, रागी का उत्पादन करते थे। अब ये सब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। किसान इन सब चीजों की जगह पे कुछ और उत्पादन कर रहे हैं, आलू का उत्पादन कर रहे हैं, प्याज का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, या फिर कैश क्रॉप का उत्पादन, टोबैको का उत्पादन बढ़ा रहे, तंबाकू, क्योंकि जो सिगरेट या बीड़ी बनाने के उद्योग है उन्हें टोबैको चाहिए होता है, तो टोबैको से सीधा सीधा कैश क्रॉप हो गया तो उनको पैसा मिल जाता। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इस कारण आया। फिर एक बड़ा जो शुरुआती बदलाव है वो ये कि जैसे ही एलपीजी पॉलिसी को अपनाई गई, वैसे ही एक बड़ा बदलाव ये आया कि जो टैरिफ है वो चेंज हुआ। टैरिफ मतलब क्या हुआ कि आयात करने के लिए या निर्यात करने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था उसको चेंज किया। इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया। तो एक्सपोर्ट भी बढ़ा और इंपोर्ट भी बढ़ा, दोनों तरफ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ा। तो ये जो टैरिफ का रिडक्शन हुआ और साथ ही साथ दूसरी चीजों को भी रिड्यूस किया गया। दूसरी चीजें क्या रिड्यूस हुई कि, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए, जब टैरिफ रिडक्शन की बात हुई तो साथ में इंपोर्ट कोटा, पहले क्या होता था, इंपोर्ट कोटा होता था, कितनी चीज आयात कर सकते हैं, कौन किसी वस्तु का कितना आयात कर सकते हैं, किसी चीज की कितनी चीजें आयात की जा सकती है या कितनी चीजें निर्यात की जा सकती है, तय होता था।
उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो इंपोर्ट कोटा चेंज किया गया, सब्सिडी जो दी जाती थी एक्सपोर्ट सब्सिडी उसको भी चेंज किया गया, एक्सपोर्ट सब्सिडी वाज आल्सो चेंज। और क्या चेंज किया गया, तो जो कस्टम ड्यूटी होती थी या लाइसेंसिंग के जो रूल्स होते थे वो सब बदल गए, उन सब में छूट दी थी, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मकसद ही यही था कि जो लाइसेंस, क्योंकि पहले क्या होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अगर निर्यात करना है तो उसकी लाइसेंसिंग बहुत कठिन होती थी, बहुत जटिल होती थी, उसको आसान कर दिया गया, तो एक्सपोर्टर्स बढ़ गए। पहले क्या होता था, जो अगर किसी को लाइसेंस, किसी को निर्यात करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, तो उसका कोटा निर्धारित होता था कि इससे ज्यादा निर्यात नहीं हो सकता, उसमें भी चेंज किया गया। तो ये जो चेंजेस हुए, इन चेंजेस के कारण निर्यात और आयात की जो मात्रा थी वो भी बड़े पैमाने पर बढ़ी, और इससे भी काफी चेंजेस आए इंडस्ट्री के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। अब एक, चूंकि मैंने शुरू में ही बताया आपको कि 1995 में जैसे ही WTO बना, और WTO की बैठकों में जब भारत के लोग जाते थे, भारत के मंत्री जब जाते थे, प्रधानमंत्री जाते थे, तो उसमें यही बात होती थी कि भाई आपके देश में बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती है, और सब्सिडी दिए जाने के कारण जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो जो है समान रूप से जो है नहीं हो पाता है। इसके कारण आपके यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो सस्ते हो जाते हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड में बाधा उत्पन्न होती। तो WTO ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने दबाव बनाया भारत के ऊपर, और उन्होंने सब्सिडी को दो तरीकों से प्रभावित किया। पहली चीज तो होने वाला, एक्सपोर्ट सब्सिडी तो होना ही नहीं। अगर आप चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं कि भाई आप गेहूं एक्सपोर्ट करिए, और गेहूं की कीमत जो है 20 रुपए की जगह आप किसानों को सब्सिडी देके उसकी कीमत 15 रुपए कर दे रहे हैं, नहीं चलेगा। ये ऐसे सामान को आपको एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। WTO ने इस पे नियंत्रण कर दिया, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी तो बंद ही हो गया। अब घरेलू सब्सिडी, कि घर के अंदर ही सामान सस्ता बन जाए, ये भी एक तरीका था, और किसानों को सरकार जो है देती भी थी ऐसी सब्सिडी। लेकिन अब क्या हुआ कि WTO ने बोला कि सब्सिडी, ये जो आप जो डोमेस्टिक सब्सिडी देते हो इसको भी कम कीजिए, नहीं चलेगा ये आपको। और उन्होंने 3 जो है सब्सिडी के वो बॉक्स बना दिए, 3 बॉक्स बना दिए, जिसमें एक था ग्रीन बॉक्स, इसमें सब्सिडी दी जा सकती थी, इसीलिए इसका नाम है ग्रीन, क्योंकि जब ट्रैफिक में आप जाएंगे और ग्रीन सिग्नल है मतलब जा सकते हैं, तो ऐसे ही हो गया ये ग्रीन सब्सिडी। तो इसमें जो है अगर आप किसानों को अच्छी खेती के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दीजिए, उसमें फायदा। अगर कोई पेस्ट डिजीज, यानी कोई अगर कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को कि भाई बहुत ज़्यादा कोई नेचुरल कोई पेस्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि फसल का नुकसान हो रहा है, आप उस सेक्टर में देंगे तो मनाही नहीं है। इसके अलावा अगर आप रिसर्च के लिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कहीं कोई रिसर्च हो रहा है और उसके लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, यानी हमारा जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कोई सब्सिडी दे रहे हैं या डिजास्टर रिलीफ के लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर कोई क्रॉप उपजाया जा रहा है उसके लिए सब्सिडी दे रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी सब्सिडी दे रहे हैं जिसमें कि रिसर्च बेहतर किया जा सकता है या उनको ट्रेनिंग अच्छी दी जा सकती है या पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है तो दिया जा सकता है। तो WTO ने कहा कि ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, इसमें अगर सरकार खर्च करती है तो मनाही नहीं है। लेकिन एक दूसरा बॉक्स, अंबर बॉक्स, पीला, हल्का पीला एम्बर बॉक्स, इसमें मतलब ये है कि थोड़ा धीमा, मतलब आप जिस गति से चल रहे हैं उस गति से नहीं चल सकते, धीमा करना पड़ेगा और धीरे 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 रुकना भी पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा इस सब्सिडी को आने वाले समय में। तो बहुत ज्यादा जो है WTO ने इसके लिए भी प्रेशर डाला। अब इसमें क्या सब्सिडी थी, तो देखिए इसमें इनपुट सब्सिडीज थे, बहुत सारे इनपुट सब्सिडी जो कि किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाता था। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देते थे, भाई बिजली खर्च करो लेकिन बिजली का बिल जो है वो सरकार भर देगी।
अगर आप बीज का इस्तेमाल करो, बीज आपको मुफ्त में दे दिया जाएगा या बीज सस्ते दरों पे दे दिया जाएगा। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, फर्टिलाइजर जो है आपको कम कीमत पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इरिगेशन सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, सीड सब्सिडी या इस तरह के जो एमएसपी सब्सिडी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि आप चाहे कितनी भी कीमत पे फसल आप क्रॉप उपजाओ, सरकार जो है एक निश्चित कीमत पर उसे खरीद लेगी, ये भी एक तरह की सब्सिडी है। तो ये जो सब्सिडीज हैं, इन सब्सिडी के कारण किसानों को लाभ मिलता था और ये कहा गया डब्ल्यूटीओ की तरफ से कि आपको इस सब्सिडी में भी कमी लानी पड़ेगी और धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में इसे रिड्यूस करके आपको 10% तक लाना पड़ेगा, यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% तक रखा गया और जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके लिए ये सब्सिडी को रिड्यूस करके 5% तक लाने की बात की गई। मतलब ये सब्सिडी अधिकतम जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें 10% तक, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको तो बोला गया कि आप 5% से ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते इस सब्सिडी पे। तो ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे प्रभाव डालती गई इंडियन एग्रीकल्चर पर। अब एक और सब्सिडी था, उसको भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। एक्चुअली ये अंबर बॉक्स सब्सिडी का ही दूसरा रूप है, अंबर बॉक्स सब्सिडी का ही दूसरा रूप है। तो इसको कुछ ऐसे कहते हैं, ब्लू बॉक्स सब्सिडी इज द अंबर बॉक्स विथ कंडीशंस। अंबर बॉक्स को जब कंडीशन लगा देंगे कि आप सब्सिडी तो देंगे लेकिन आप इतना ही उत्पादन कर सकते हो, आपको फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देंगे लेकिन आपका उत्पादन इस सीमा तक ही होनी चाहिए। यानी कि जहां भी सब्सिडी दी जाएगी अंबर बॉक्स सब्सिडी, उसमें एक कंडीशन लगा दी जाएगी, उसमें नॉन कंडीशनल सब्सिडी नहीं दी जाएगी, कंडीशनल कितने उत्पादन तक। तो भारत में क्या था कि बहुत सारे छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, बहुत मार्जिनल फार्मर्स थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं थी, मार्जिनल फार्मर्स थे, तो एकदम से सब्सिडी को हटाया नहीं जा सकता था। तो इसीलिए ये कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ी और डब्ल्यूटीओ के से रिक्वेस्ट के बाद ये कुछ जगहों पर भारत सरकार को कुछ सालों तक के लिए ये छूट मिली। लेकिन ये जो सब्सिडी में रिडक्शन की माने बात कही, वो सब ये जो एक समझौता हुआ था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, डब्ल्यूटीओ का है ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA है ना। इस समझौते के तहत एक्सपोर्ट सब्सिडी और डोमेस्टिक सब्सिडी में धीरे धीरे कमी लाने की बात भी की गई। तो आपको ये ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह जानकारी मिल गई। और ये सब्सिडी के बारे में हमने एक और आपको जब हमने सब्सिडी का टॉपिक बताया था वहां पर भी हमने जानकारी दी है। तो इस तरह से आपको सब्सिडी का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है और एलपीजी का इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर किस तरह से पड़ रहा है वो भी आपको मालूम पड़ जाता है। अब एक चीज जो चेंज बहुत अच्छा हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ, जो कि हमने सीखा और हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में ये पहले से ही मौजूद था, उनमें से 3 चीजें हम आपको अलग से भी बताएंगे। एक चीज है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन तो पहला वाला बहुत अच्छा था, जब 1960 के दशक में हमारे देश में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी तो पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें सपोर्ट किया, है ना। उसमें हम लोगों ने फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन यानी मशीनरी का उपयोग, हाई यील्डिंग सीड का प्रयोग, उच्च उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग, ये सब चीजों का अपनाया और बहुत समय तक ये अच्छा चलता रहा। लेकिन अब चेंज हो रहा है प्रोसेस, अब चेंज हो रहा है कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए, मार्केटिंग भी करने आना चाहिए। हमारी जो लैंड है, जो जमीन है वो खराब हो रहे हैं, तो जमीन में किस तरह की खेती होगी उसके लिए लैंड का परीक्षण भी होना चाहिए, है ना। तो ये सब चेंज, टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करना है, वो सब जो हम करने लगे तो वो हो गया सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसको डिटेल में हम अलग से बताएंगे आपको। एक और चीज आया, ये भी हमने ये ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को बढ़ते एक और चीज आया, तो बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, कॉर्पोरेट फार्मिंग से, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से, और बहुत सारे किसान ये सब यूज करते करते
जो है ऋणग्रस्त हो गए। तो उनको उनके लिए एक नई फार्मिंग आई, जीरो बजट फार्मिंग। जीरो बजट फार्मिंग, इसको नेचुरल जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, नेचुरल जीरो। इसमें क्या होता है कि खर्चा कम से कम है, प्रकृति की चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर भी बाहर से नहीं डाला है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फर्टिलाइजर है वही यूज होगा। पेस्टिसाइड्स के लिए भी आप अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, नीम है या दूसरे कई चीजें हैं, उन्हीं चीज को आपको पेस्टिसाइड के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा करके एक फार्मिंग की शुरुआत हुई, जीरो बजट फार्मिंग, इसको भी हम अलग से आपको बताएंगे। और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करके फार्मिंग। तो भारत में तो सिक्किम इज ए स्टेट विच द कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट। वो एक ऐसा राज्य है जो कि कंप्लीटली अपनी खेती ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं। मतलब अगर उन्हें फर्टिलाइजर खेत में डालना है तो वो यूरिया खरीद के नहीं लाते, जो कंपोस्ट उन्होंने गोबर और कचरे को गला के बनाया है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी केचुओं को खेत में डालते हैं। तो इस तरह से जब खेती शुरू होती है जिसमें ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग करके जो है खेती की जाती है तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस तरह से जहां एक तरफ से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की गई है। अगले कुछ वीडियोस में आपको हम सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, जीरो बजट फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी संक्षेप में बताएंगे। धन्यवाद।